खबर पंजाब की सियासत से, जहां पर परनीत कौर ने अभी बीजेपी शामिल की और बड़ी खबर है कि बीजेपी के टिकट पर वो पटियाला से चुनाव लड़ सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के थे, और बड़ी खबर यह है कि कुछ ही वक्त पहले वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। पटियाला से 4 बार की सांसद रही हैं, कांग्रेस के टिकट पर लड़ती रही, लेकिन अब बड़ी खबर है कि बीजेपी पटियाला से उन्हें चुनाव लड़ा सकती है, पटियाला से टिकट दे सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है और कुछ वक्त पहले उन्होंने बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हुई हैं। पार्टी में शामिल हो रही हूँ, खुशी है मुझे, क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं लोकतंत्र में, लोकसभा में और विधानसभा में मैंने काम किया है अपने क्षेत्र के लिए, पंजाब के लिए, देश के लिए। और आज वो समा आ गया है जिसमें सबको एकत्र होके जो सबसे बढ़िया हमारे देश को, देश में विदेशों में ऊंचा कर सके, तरक्की हो सके, जो हमारे बच्चों का जो कल है उसको बेहतर बना सके। मुझे पूरा विश्वास है कि वो ही है एक शख्स जिनकी नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में हम अपने बच्चों और अपने देश को सुरक्षित रख सकें और उनको आगे ले जा सकें। और वहीं पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से 8 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 8 जो उम्मीदवार होंगे लोकसभा चुनाव में उनकी लिस्ट जारी की गई है। इसमें 5 मंत्रियों को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। अमृतसर से कुलदीप धालीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं संगरूर से गुरमीत सिंह मीत को उम्मीदवारी दी गई है। पटियाला से बलबीर सिंह उम्मीदवार होंगे, तो भटिंडा से गुरमीत सिंह को जिम्मेदारी जो है वो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर यहां पर दी गई है। तो 8 नाम उम्मीदवारों के जो यहां पर जारी किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब को लेकर 8 नाम जो है वो यहां पर सामने आ गए। और हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, 8 उम्मीदवार, लेकिन 3 मंत्री, यानी उम्मीदवार ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। हालांकि पिछले 5 सालों में हालात बहुत बदल गए हैं पंजाब में। देखिए, पंजाब को लेकर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। शुरू से ही हमने देखा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार पंजाब का दौरा कर चुके हैं। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ कई रैलियां जो हैं वो भी हमने देख लिया। और अब सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो उन्हीं लोगों पर भरोसा जताना चाह रही है जो पहले से ही पंजाब में सरकार में बने हुए हैं। इसी वजह से कई मंत्रियों को, विधायकों को जो है वो आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। मैं आपको बता दूं कि अभी 13 में से 8 लोकसभा सीटों पर जो है वो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में घोषणा कर दी है उम्मीदवारों की, और जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं। इनमें से 5 मंत्रियों को जो है लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है, जिसमें भटिंडा से गुरमीत सिंह खुड़िया हैं, अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल हैं, खडूर से साहिब से ललजीत भुल्लर हैं और संगरूर से गुरमीत सिंह। तो 8 में से 5 वो लोग जो फिलहाल वर्तमान में पंजाब में मंत्री हैं, यानी पुराने लोगों पर भरोसा जताया गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बड़े बयान की बात करते हैं, जिन्होंने कहा है कि पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम 370 का आंकड़ा पार करेंगे। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है, हम पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरा देश भरोसा करता है, उनके नेतृत्व में हम 370 का आंकड़ा पार करेंगे। जो इस बार का नारा दिया गया है बीजेपी 370 के पार, तो 370 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने केंद्र एवं प्रदेश के समस्त नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बार फिर विश्वास दिखाया है और 5वीं बार मैदान में उतरने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुझे टिकट दिया। हमीरपुर की जनता ने हर बार रिकॉर्ड को और बड़ा किया है, जीत को और बड़ा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के शानदार काम, मेरे प्रयास इस बार इतिहास रचने का काम भी करेंगे। जहां एक और हम हमीरपुर से रिकॉर्ड जीत और इतिहास दर्ज करेंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें मोदी जी की 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उसमें मदद करेंगे।
तो अनुराग ठाकुर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। केंद्र में मंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने और उन्होंने जिस तरह से कामकाज किया है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी सीट भी जीतेंगे और 370 का जो आंकड़ा इस बार रखा गया है, जो टारगेट रखा गया है, उसे भी भारतीय जनता पार्टी जरूर पार करेगी। बीजेपी का नारा है 370 पार, एनडीए 4। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साथ चुनाव का स्वागत किया है। एनसी नेता रतन लाल गुप्ता का बड़ा बयान, एक साथ चुनाव कराने से समय और धन की बचत होगी। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा और संसद का चुनाव एक साथ कराकर व्यवहारिक कदम उठाए। इससे अंदाजा लगाया जाएगा कि ये मॉडल कितना सफल हो सकता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कहते हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में एक साथ करा लिए जाएं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनसी नेता रतनलाल गुप्ता का बड़ा बयान है और वो समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्त और पैसे की बचत होगी और पूरे राष्ट्र को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है। और इसके फायदे क्या है इसे बताया गया, क्योंकि बेतहाशा पैसा बर्बाद होते हैं, क्योंकि बार बार चुनाव होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे लागू करने को लेकर जो कोविंद कमेटी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्या कुछ है इस डिटेल में पैकेज के जरिए समझिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी। इस रिपोर्ट में साल 2029 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट में ये जानकारी भी दी गई है कि ये रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद राजनीतिक दलों, एक्सपर्ट्स और अन्य हितधारकों से परामर्श के बाद 191 दिनों के रिसर्च से तैयार हुई है। एक देश एक चुनाव रिपोर्ट के अंदर क्या? राष्ट्रपति को दी गई रिपोर्ट में कोविंद कमेटी ने न सिर्फ साल 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है, बल्कि रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भी एक मतदाता सूची रखने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की गई है। हर विधानसभा की अलग मियाद, कैसे होगा एक देश एक चुनाव? अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों को वन नेशन वन इलेक्शन के मुताबिक तय करने के लिए रिपोर्ट में इस बात का खास तौर पर जिक्र किया गया है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत होते हैं तो एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना होगा और जिन राज्यों में साल 2023 के अंत में चुनाव हुए हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कमेटी ने विधानसभाओं के कार्यकाल के मुताबिक इसे 3 चरणों में पूरा करने का जिक्र किया है। कमेटी का मानना है इसके बाद ही साल 2029 में सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव मुमकिन हो सकेगा। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने में कई अड़चनें बाकी हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के सहयोगी दल इसके समर्थन में हैं, तो वहीं कांग्रेस, टीएमसी जैसे धुर विरोधी राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं इस रिपोर्ट को अभी लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट के सामने भी रखा जाना बाकी है, जिसके बाद ही आगे का रास्ता साफ हो सकेगा। लेकिन विरोध और स्वीकार्यता के बीच वन नेशन वन इलेक्शन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस वन नेशन वन इलेक्शन की बात आज देश एक बार फिर कर रहा है, वो भारत में आज़ादी के बाद कई दफा हुए, लेकिन 1968 में एक बार जो विधानसभा समय से पहले भंग किए जाने की परिपाटी आई, उसने एक देश एक चुनाव की किफायती परंपरा को खत्म कर दिया, जिसे दोबारा लागू करने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।